क्या कभी आपने सोचा है कि सोने और चांदी के सिक्कों में अपनी जिंदगी के मामलात चलाने वाले हम लोग क्यों कर एक कागज के टुकड़े पर यकीन करने लगे? हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन कागज के टुकड़ों को बहुत अहमियत देते हैं और उससे भी बहुत दिलचस्प बात यह कि अगर इस कागज पे 100 लिखा हुआ है तो इसकी कदर इस कागज से बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? आज हम ये जानेंगे कि हमने कागज के नोटों पर क्यों भरोसा करना शुरू किया। आज हम क्यों सोने और चांदी के सिक्कों को इस्तेमाल नहीं करते। इस वीडियो के दो हिस्से हैं, एक बहुत ही अच्छा और दिलचस्प और दूसरा हिस्सा जहां आपको शायद साजिशें, धोखा वगैरह नजर आए। दिस इज गौहर रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। बहुत अरसा पहले लोग सिर्फ तिजारत किया करते थे। तिजारत से यहाँ मेरी मुराद इलाकाई तिजारत है, यानी कि लोकल ट्रेड। जैसे कि एक शख्स शिकार करने गया है और उसके पास गोश्त है और आप दूर दराज से एक खास फल लेकर आए हैं। अगर मुझे वो फल चाहिए और आपका गोश्त, तो मामला आसान हो गया और इस तरह काम चलता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अंदाजा हुआ कि वो एक अजीब सी प्रॉब्लम में पड़ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स को कपड़े चाहिए हैं और वो अपने बनाए गए बर्तनों के एवज उनको बेचना चाह रहा है, लेकिन दूसरों को वो बर्तन नहीं चाहिए हैं। यहां आ जाती है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब हम तसव्वुर करें, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं शिकार करता हूं और आप सब्जी उगाते हैं। आपको गोश्त चाहिए है लेकिन आपकी फसलें अभी तक तैयार नहीं है, तो मैं आपको शिकार किया हुआ गोश्त नहीं दूंगा। इस तरह जब तक आपकी फसलें उगेंगी, जब तक मेरे पास गोश्त खराब हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसी तीसरी चीज होनी चाहिए है जिसके एवज कुछ दिया जा सके। वो चीज ऐसी हो कि हर किसी को चाहिए हो और यहां से इर्तिका हुआ माल, यानी कि मनी का। जरूरी नहीं कि सोने या चांदी के सिक्कों को पैसों या मनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। हर वो चीज जो काम की हो, लोगों को चाहिए हो और वक्त के साथ साथ खराब ना हो, मनी के तौर पर इस्तेमाल हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, मवेशी, गाय या बकरियां, ये बहुत ही अच्छी मनी के तौर पर काम कर सकती थी। आप इनसे गोश्त हासिल कर सकते थे, खाल और दूध वगैरह भी। और अगर नहीं तो किसी भी वक्त उनसे कुछ भी खरीदा जा सकता था और दूसरे उनको लेने को तैयार भी हो जाते थे। लोगों ने बहुत तरह के माल को तिजारत के लिए इस्तेमाल किया, जैसे कि जानवरों की खाल, हथियार और इवन के कावड़ी शेल्स वगैरह को। लेकिन सबसे बेहतर पैसे की शक्ल हमें सोने और चांदी में मिलती है। मैंने इस पे एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि सोना इतना कीमती क्यों है, जरूर देखें। बैक टू अवर टॉपिक। सोना एक बहुत ही अच्छे पैसे के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसको बनाना मुश्किल है, इसको जंग नहीं लगता, इसको तोड़ दिया जाए तब भी इसकी वैल्यू रहती है और खूबसूरत भी लगता है। इससे काम बहुत आसान होते गए। मुझे अभी ताज़ा शिकार की हुई मछली चाहिए तो मैंने अपना एक गोल्ड यानी कि सोने का टुकड़ा आपको दे दिया और जब मेरी फसलें तैयार हो गई तो आपने सब्जियां मुझे वो सोने का टुकड़ा वापस करके ले ली। हजारों सालों तक गोल्ड यानी कि सोने का इस्तेमाल बहुत आम रहा, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमारी इकोनॉमी बढ़ना शुरू हुई। मिसाल के तौर पर, अगर आपको एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा खरीदना है तो इसके लिए बहुत सारा सोना दरकार होगा और वो बहुत भारी होने के साथ साथ बहुत जगह भी घेरेगा। इसके साथ साथ इतने सोने की ट्रांसपोर्टेशन यानी कि नकलो हरकत करना बहुत ही मुश्किल होगा, और स्पेशली उन इलाकों में नकलो हरकत जहां के हालात अच्छे ना हो। लेकिन सिर्फ यही मसला नहीं, इसके अलावा बहुत से और मामलात हैं जहां सोना या चांदी अपनी लिमिटेशंस दिखाना शुरू कर देता है। जैसे कि किसी मुल्क को जंग पर जाना है और उसके पास सोना ही नहीं है कि वो हथियार खरीदे। इसके अलावा जब पूरी दुनिया मुसलसल आगे बढ़ रही है और गोल्ड दुनिया में इतना ना हो कि उनको इस्तेमाल किया जा सके। मॉडर्न जमाने में सोने की वजह से एक और भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि ज़खायर का मिलना। कल अचानक से ही कहीं से सोने का भंडार निकल आता है जो कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बुरी तरह उथल पुथल कर रख सकता है। हमें ये ऑयल के मामले में नजर आता है। मिडिल ईस्ट से ऑयल का भंडार निकल गया और देखते ही देखते दूसरे मुल्कों का पैसा मिडिल ईस्ट की तरफ जाने लगा। लेकिन ऑयल और सोने में फर्क यह है कि ऑयल इस्तेमाल हो सकता है और सोना सिर्फ घर में ही छुपा के रखा जा सकता है या फिर ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर कल सोने का भंडार निकल आए तो ये दुनिया की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ऊपर से गवर्नमेंट यानी हुकूमतें चाहती हैं कि वो अपने मुल्क की इकोनॉमी को खुद संभाले, ना कि कोई इन्वेस्टर जो कि 2-3 साल पहाड़ों की खुदाई करता है और सोने के ज़खायर को हासिल करके हुकूमत की इकोनॉमी को ही नुकसान पहुंचा सकता है या फायदा दे सकता है। ये बात आपको ज्यादा नहीं भाएगी क्योंकि ये प्रॉब्लम नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो कि हुकूमतें चलाते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं।
और इन लोगों को अंदाजा हुआ कि गोल्ड एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये बढ़ती हुई इकोनॉमी को सस्टेन नहीं कर सकता, या हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हम इस गोल्ड को डिवाइड कर सकें। आज के दौर में ही देख लें, अगर आपको सोने से 1 लीटर दूध खरीदना है तो आपको तकरीबन 1 ग्राम का 50वां हिस्सा चाहिए होगा, और अगर आपको टॉफी खरीदनी है तो 1 ग्राम का 500वां हिस्सा आपको चाहिए होगा। दूसरे अल्फाजों में, आप भूल ही जाए टॉफी खरीदना। हमें इससे ये मालूम होता है कि इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ हमें अंदाजा होता है कि सोना उतना नहीं है जितना कि हमें जरूरत है। और अब हम आते हैं 12वीं सदी में। चाइना में मंगोलों का दौर था। उस वक्त कुबलई खान की हुकूमत थी, जिसको द ग्रेट खान के नाम से भी जाना जाता है। उसने कहा कि हुकूमत जो भी कारोबार करने वालों से खरीदेगी उसको सोना नहीं देगी, बल्कि एक पेपर पर लिख कर दे देगी कि हुकूमत ने आपको इतने सिक्के देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुकूमत को सड़क बनवानी है तो उसने काम पर एक कंपनी को रखा, और जब पेमेंट का वक्त आया तो सोना देने के बजाय एक पेपर पर लिख कर दे दिया कि हमें आपको 1000 सिक्के देने हैं, और आप जब चाहें दारुल हुकूमत आ जाएं और अपने सिक्के ले जाएं। जैसे कि हर कारोबारी शख्स इससे वाकिफ है कि हुकूमत सबसे ज्यादा चीजें खरीदती है, तो अचानक ही हर बिजनेसमैन को ग्रेट खान ने पेपर पर लिखकर उसकी पेमेंट करना शुरू कर दी, और जब लोग दारुल हुकूमत जाते तो उनको सोना मिल भी जाता। लेकिन कारोबारियों को एक बहुत ही दिलचस्प बात समझ में आई। बहुत लोगों ने उनसे सोना निकलवाने के बजाय एक दूसरे के साथ तिजारत में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी ने हुकूमत से पेपर रिसीव किया जिस पर 10,000 सिक्के दर्ज थे, और उसे कुछ और चीज खरीदनी है जो कि 10,000 सिक्कों की है, तो उसने वो रसीद दूसरे को दे दी और कहा 10,000 सिक्कों को कहां रखोगे, उससे बेहतर है कि ये पेपर ले लो और मेरी जगह तुम दारुल हुकूमत से जाकर इसके एवज अपने सिक्के ले लो। और यहां बुनियाद पड़ी पहली पेपर करेंसी की। इस करेंसी को चाओ कहते थे। और फिर चाइना से ये आइडिया मिडिल ईस्ट में आया, जहां ईरान में पेपर करेंसी को इस्तेमाल किया गया। फिर इटली में पेपर करेंसी को एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां बैंक्स बने। और यहां से शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीबो गरीब मामलात की, कि जब बैंक्स ने इस पूरे सिस्टम को अपने मफादात में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही परेशान कुन हो सकता है एक आम आदमी के लिए। मेरी अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा इटली में बैंक्स कैसे बने और कैसे हम आज की मॉडर्न पेपर करेंसी तक पहुंचे। होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें। एंड आई नो कि ये मैं बहुत अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बिकॉज आई वॉज ऑन वेकेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।